प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे, देखिए, विश्व इतिहास के संदर्भ में। और विश्व इतिहास के संदर्भ में आपका जो पहला टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। देखिए मित्रों, अपन ने प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत की डिटेल से बात करी है और अलग अलग टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ाए हैं और आपने देखे भी होंगे और तमाम मैटर है उसके अंदर दे रखा है, तो आप देख सकते हो। आपको एकमात्र ऐसी क्लास है जिसके अंदर तारतम्यता से आपको क्लासें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि गांधी पहले दे दिया और आपका जो है यूरोपीय जातियों का आगमन है ये बाद में दे दिया, ऐसा नहीं है। टॉपिक वाइज है, शुरुआत से है, तो आप देखेंगे तमाम टॉपिक्स हैं आपको इस क्लासेस में मिल जाएंगे। देखिए, आज अपन बात करेंगे तो है विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास के अंदर अपन बात करेंगे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, देखिए, पुनर्जागरण है यह फ्रेंच भाषा के रेनेसां से बना है। फ्रेंच भाषा के रेनेसां, फ्रेंच भाषा के रेनेसां या रेनेसां से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण। रेनेसां शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का करने वाला व्यक्ति है 16वीं सदी के अंदर, 16वीं सदी के अंदर वेसारी ने किया था। वेसारी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, परिभाषा। पुनर्जागरण की परिभाषा है 13वीं से 16वीं सदी के मध्य, 13वीं से 16वीं सदी के मध्य यूरोप में कला साहित्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म समाज और संस्कृति के क्षेत्र में जो मूलभूत परिवर्तन हुए उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं साहब? पुनर्जागरण कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए आप, डेविस जो है, डेविस क्या कहता है पुनर्जागरण के बारे में? पुनर्जागरण शब्द मनुष्य के मनुष्य के स्वतंत्रता, प्रेम और साहसी विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये किसका कथन है? डेविस का। हेनरी लुकास का कथन है पुनर्जागरण से हास्य है मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन।
मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन। स्वेन है, स्वेन क्या कहता है, पुनर्जागरण में ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के प्रारंभ के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। ये स्वेन कहता है। जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू है, ये क्या कहता है, विद्या का पुनर्जन्म है, पुनर्जागरण, अर्थात कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन। देखिए, पुनर्जागरण है, ये फ्रेंच भाषा के रेनेसा से बना हुआ शब्द है। इसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। सर्वप्रथम प्रयोग रेनेसा का जो किया था वो 16वीं सदी में वेसारी ने किया था। परिभाषा देखिए, 13वीं से 16वीं सदी के मध्य यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में जो मूलभूत परिवर्तन हुए उन्हें सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। डेविस की अपन बात करें, पुनर्जागरण शब्द है, यह मनुष्य की स्वतंत्रता, प्रेम, साहसी विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये कौन कहता है, डेविस कहता है। हेनरी लुकास है, इसका कथन है पुनर्जागरण मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन है। स्वेन कहता है पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण में ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के प्रारंभ के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। जवाहरलाल नेहरू है, ये कहता है पुनर्जागरण विद्या का पुनर्जन्म है, अर्थात कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास ही क्या है, पुनर्जागरण है। तो ये कुछ विद्वान थे, इन्होंने पुनर्जागरण की क्या दी है साहब, परिभाषाएं दी। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और रहेंगी। ऐसे परिभाषा तो अपनी हो गई। परिभाषा के बाद में देखेंगे, अब अपन देखिए कारण क्या थे पुनर्जागरण के, कारण देखेंगे। कारणों में देखिए, धर्म युद्ध 11 से 13वीं सदी के मध्य तुर्क और ईसाइयों के मध्य, तुर्क व ईसाइयों के मध्य जेरूसलम यानी इजराइल को लेकर क्या हुए थे, युद्ध हुए थे। इसे धर्म युद्ध कहते हैं। इन युद्धों को क्रूसेड भी कहते हैं। इन्हीं युद्धों का दूसरा जो नाम है ये क्रूसेड भी है। इन युद्धों को क्रूसेड
युद्ध भी कहा जाता है। इससे यूरोप वासियों का अरबों से संपर्क हुआ। यूरोप का अरब से क्या हुआ? संपर्क हुआ। ईसाइयों का गणित, कपास, कागज बनाने की कला से परिचय हुआ। नेक्स्ट है, तो देखेंगे, ये तो बात हुआ धर्म युद्ध की यानी क्रूसेड की। इसके बाद में है व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां। व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां देखेंगे। इसमें देखिए, नए धनी मध्यम वर्ग का उदय हुआ। नए धनी मध्यम वर्ग का उदय हुआ। वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आदि का विकास हुआ। व्यापारिक गतिविधियों से एक दूसरे की संस्कृति का परिचय हुआ। संपन्न व्यापारी वर्ग ने विद्वानों और कलाकारों को बढ़ावा दिया। जैसे देखिए, इटली के फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने विद्वानों और कलाकारों को क्या दिया? आश्रय दिया। ये बात होगी व्यापार और वाणिज्य की। तीसरे नंबर पे देखिए, कागज एवं मुद्रण यंत्र। ये कारण देख रहे हैं अपन, पुनर्जागरण के कारण। 15वीं सदी में मंगोलों के द्वारा यूरोप ने कागज बनाना सीखा। 15वीं सदी के मध्य में जर्मनी के गुटेनबर्ग में मुद्रण यंत्र का विकास हुआ। यहाँ पर पहली मुद्रित जो पुस्तक थी, ये बाइबिल थी। 1477 में केकस्टन ब्रिटेन में प्रथम छापा खाना स्थापित किया गया। प्रथम छापा खाना स्थापित किया गया। देखिए सर, इसके बाद देखिए आगे अपन देखते हैं।
एक बार दोबारा देखें इसको। कारण देख रहे हैं अपन, धर्म युद्ध, पुनर्जागरण के कारण। पहला जो कारण है ये है धर्म युद्ध। 11 से 13वीं सदी के मध्य तुर्क और ईसाइयों के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें धर्म युद्ध कहते हैं। इन युद्धों को क्रूसेड भी कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट बात है। धर्म युद्ध हुआ था धार्मिक स्थल जेरूसलम यानी इजराइल को लेकर के धर्म युद्ध हुआ था। इस धर्म युद्ध में यूरोपियों का संपर्क किससे हुआ? अरब के साथ में संपर्क हुआ। ईसाइयों ने अरब से गणित, कपास, कागज बनाने की कला से परिचय हुए। दूसरा कारण है व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां। इसमें देखिए व्यापार वाणिज्य से नए धनी वर्ग का क्या हुआ? उदय हुआ। जैसे देखिए वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, लॉरेंस आदि नगरों का विकास हुआ। व्यापारिक गतिविधियों से एक दूसरे की संस्कृति का परिचय हुआ। संपन्न व्यापारी वर्ग द्वारा कलाकारों को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार फ्लोरेंस का एक परिवार है मेडिसी परिवार। इस परिवार ने कलाकारों और व्यापारियों को क्या दिया? आश्रय दिया। अब देखेंगे तीसरे नंबर का पॉइंट है कागज एवं मुद्रण यंत्र। 15वीं सदी में मंगोलों के द्वारा यूरोप ने कागज बनाने की विधि सीखी। 15वीं सदी के मध्य के अंदर जर्मनी के गुटेनबर्ग में, कहां पर? जर्मनी के गुटेनबर्ग में मुद्रण यंत्र का विकास किया गया। यहाँ पर पहली जो किताब छपी या पहली किताब यहाँ पर जो मुद्रित थी वो थी बाइबिल। 1477 में केक्सटन ब्रिटेन के अंदर केक्सटन ब्रिटेन में प्रथम छापाखाना है यह स्थापित किया गया। ब्रिटेन में प्रथम छापाखाना स्थापित किया गया। आगे देखिए भी, आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए कारणों में अपन देख रहे हैं। तो 3 कारण अपन देख लिए हैं। अब देखिए चौथा कारण। पहला धर्म युद्ध देखा, फिर व्यापार वाणिज्य देखा अपन ने। विल्डूरा का कथन है, विल्डूरा का बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। विल्डूरा है, इसका कथन है लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। बड़ा आविष्कार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे नंबर का पॉइंट देखिए कारणों में कुस्तुतुनिया पर तुर्क अधिकार, ये भी एक पुनर्जागरण के कारणों में एक महत्वपूर्ण है। 1453 की बात है। 1453 में कुस्तुतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य के लाइजेंटाइन की राजधानी थी। कई पुस्तकों में बाइजेंटाइन भी कहा गया, तो कोई विशेष बात नहीं इसको। और 1453 के ऊपर 1453 में इस पर महमेत खां द्वारा क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया कुस्तुतुनिया के ऊपर। इससे बहुत से विद्वान हैं, इस कारण बहुत से विद्वान हैं। यह इटली, पश्चिमी यूरोप के देशों की तरफ भागे और अपने साथ में प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य को लेकर आए। अपने साथ ये लोग प्राचीन रोमन और
रोमन और यूनानी साहित्य को लेकर आए, साहित्य को लेकर आए। अकेला कार्डिनल वेसारियो, अकेला कार्डिनल वेसारियो अपने साथ 800 पांडुलिपि लेके आया। 800 पांडुलिपियां का लेके आया, इटली लेकर आया। यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार हेतु, यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार हेतु समुद्री मार्ग की खोज के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि थल मार्ग पर किसका कब्जा हो गया? तुर्कों का कब्जा हो गया। 1486 में बोर्थोलेम्यू ने अफ्रीका के दक्षिण छोर तक की यात्रा की। 1492 में स्पेन की महारानी की सहायता से कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। 1498 में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा ये भारत के कालीकट पहुंचता है। मेगलान है, यह जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। देखिए एक बार देखते हैं इसको। विल्डुरा है, इसका कथन है लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार बताया है। इंपोर्टेंट इसका कथन है। कारणों में चौथे नंबर का कारण देखिए, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हो गया? 1453 में। कुस्तुतुनिया यह पूर्वी रोमन साम्राज्य लाइजेंटाइन की राजधानी थी। 1453 में यहाँ पर महमूद खान ने अधिकार कर लिया और बहुत से विद्वान हैं ये इटली और पश्चिमी यूरोप के देशों की तरफ भाग गए। अपने साथ में ये प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य को लेकर आए। अकेला जो व्यक्ति है कौन? कार्डिनल वेसारियो। अकेला कार्डिनल वेसारियो है, ये अपने साथ में 800 पांडुलिपि लेकर गया, इटली लेकर गया। यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार हेतु समुद्री मार्ग की खोज पर बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जो थल मार्ग है यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला जो थल मार्ग था, ये कौन सा था? कुस्तुतुनिया से होकर जाता था थल मार्ग। और कुस्तुतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। तो अब यूरोप वासियों को समुद्री मार्ग खोजने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1486 के अंदर बोर्थोलोम्यू ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर
की यात्रा करी। और 1492 के अंदर स्पेन की महारानी की सहायता से कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने कालीकट के बंदरगाह पर आया। कालीकट बंदरगाह भारत में पहुंचा। मेगलान है, यह जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति है, ये कौन था? मेगलान था। आगे देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए, समुद्री खोजों का श्रेय पुर्तगाल और स्पेन को जाता है। समुद्री खोजों का श्रेय किसे दिया जाता है? एक तो पुर्तगाल को और दूसरा है स्पेन, इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाल के राजकुमार, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले समुद्र खोज यात्राओं को प्रोत्साहन दिया। इतिहासकार फिशर है, इतिहासकार फिशर के अनुसार कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार की घटना को आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है, नेक्स्ट देखिए, मंगोल साम्राज्य का उदय। पांचवा जो कारण है ये है मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य का उदय। चंगेज खां की मृत्यु के बाद, चंगेज खां की मृत्यु के बाद, चंगेज खां की मृत्यु के बाद 13वीं सदी में उसके वंशज का नाम है कुबलाई खां। कुबलाई खां विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करता है और इसके साम्राज्य में रूस, पोलैंड और हंगरी आदि भी शामिल होते हैं। यह साम्राज्य, इसका जो साम्राज्य था, यह विद्वानों व व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1272 में कुबलाई खां के दरबार की यात्रा की। मार्को पोलो
से प्रभावित मार्को पोलो से प्रभावित कोलंबस ने व वास्को डी गामा ने अपनी यात्राएं करी अरबी ज्ञान से प्रभावित होकर यूरोपीय विद्वानों ने नई विचार पद्धति चलाई और इसको पंडित पथ कहा जाता है। पंडित पथ कहा जाता है। देखिए सब ये बुधवार देखिए, समुद्री खोजों का श्रेय है यह पुर्तगाल और स्पेन को दिया जाता है। पुर्तगाल राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले समुद्री खोज की यात्राओं को प्रोत्साहन दिया। अच्छा क्वेश्चन है। फिशर का कथन है, इतिहासकार फिशर है, इसका कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार की घटना को आधुनिक युग का प्रारंभ मानता है। मंगोल साम्राज्य का उदय चंगेज खां की मृत्यु के बाद 13वीं सदी में उसके वंशज कुबलाई खां ने एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंदर पोलैंड, हंगरी आदि भी आते थे। इसका जो साम्राज्य था, इसने विद्वानों और व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। वेनिस यात्री मार्को पोलो ने 1772 में कुबलाई खां के दरबार की यात्रा करी। मार्को पोलो से प्रभावित होकर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यह यात्राएं करी। अरबी ज्ञान से प्रभावित होकर यूरोपीय विद्वानों ने नई विचार पद्धति चलाई। इस नई विचार पद्धति का नाम पंडित पथ है या पांडित्य पथ है। देखिए सब आगे देखिए, अपने कारण चल रहे हैं। आगे देखिए, अब देखेंगे अपन इटली के अंदर पुनर्जागरण। अब इटली के पुनर्जागरण की बात करें। इटली में पुनर्जागरण, देखिए इटली में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण है ये सर्वप्रथम इटली के अंदर प्रारंभ हुआ। इटली के दार्शनिक जिसका नाम है पेट्रार्क, कवि दाते, कथाकार बुकासियो, चित्रकार लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल आदि का योगदान रहा पुनर्जागरण में। इटली के पुनर्जागरण में इटली प्राचीन
रोमन साम्राज्य एवं संस्कृति का प्रतिकथा थी। रोम ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था और पोप इसी नगरी में निवास करता था। पोप है वो यहीं पर क्या करता था, निवास करता था। नेक्स्ट है पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन के अंदर पुस्तकालय की क्या कर दी, स्थापना करी। प्रभाव देखिए इटली के अंदर पुनर्जागरण का प्रभाव देखते हैं अपन साहित्य के अंदर। साहित्य में 1 नंबर पे देखिए दाते जो है यह टस्कनी भाषा में लिखता था। दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दाते की तुलना अंग्रेज कवि होमर से की जाती है। यह इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला था। कविताओं के रूप में साहित्य की रचना की इसने। कविताओं के रूप में साहित्य की इसने रचना की। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना करने वाला प्रथम व्यक्ति था। अच्छा जी, दाते हैं, इसकी पुस्तकें हैं, ये अपन देखें। पहली है डिवाइन कॉमेडी। इसमें देखिए धर्म से संबंधित है, काल्पनिक जगत की धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंध है। इसके अंदर काल्पनिक जगत की आत्मा की नरक व स्वर्ग की यात्रा का वर्णन। नेक्स्ट है यूरोपीय आधुनिक भाषा की प्रथम पुस्तक है। यह है यूरोपीय आधुनिक भाषा की प्रथम पुस्तक है। प्रथम क्या है? पुस्तक है। देखिए दोबारा इटली के अंदर पुनर्जागरण देखते हैं। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में हुआ। इटली के दार्शनिक पेट्रार्क, कवि दाते, कथाकार बोकासियो, चित्रकार लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का पुनर्जागरण के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा। इटली है ये प्राचीन रोमन साम्राज्य की संस्कृति का प्रतिकथा थी। रोम है ये ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र थी।
रोम प्रमुख केंद्र था और पोप है ये यही निवास करता था। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन के अंदर पुस्तकालय की स्थापना की। अब देखिए इटली के अंदर पुनर्जागरण के प्रभाव है, ये क्या देखिए प्रभाव में अपन देखते हैं साहित्य में, और साहित्य में सबसे पहले बात करते हैं दाते की। ये टस्कनी भाषा में लिखता था, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इसे। इसकी तुलना अंग्रेजी कवि होमर से की जाती है। इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला था। कविताओं के रूप में इसने साहित्य लिखना शुरू किया। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना करने वाला पहला व्यक्ति था। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना करने वाला पहला व्यक्ति था। इसकी पुस्तकें देखिए, डिवाइन कॉमेडी, ये धर्म से संबंधित है। इसके अंदर काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है। इसके अंदर आत्मा की नरक और स्वर्ग की यात्रा है, ये वर्णित की गई है। ये डिवाइन कॉमेडी है, ये यूरोपीय आधुनिक यूरोपीय भाषा की क्या है, पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक है। आगे देखिए, दाते की पहली पुस्तक अपन ने देख ली, डिवाइन कॉमेडी। आप देखें साहब, दाते की दूसरी पुस्तक जो है द मोनार्कियो, दूसरी पुस्तक है इसकी दी मोनार्कियो, दी मोनार्कियो। यह राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है। इसमें रोमन साम्राज्य पोप विरोधी रचना, पोप विरोधी इसके अंदर क्या है, रचना है। 3 नंबर पे है वित्तोनाओ, वित्तोनाओ ये प्रेम गीत संग्रह है, वित्तोनाओ। दाते को पुनर्जागरण का प्रवर्तक तथा इतालवी काव्य यानी पद कविता का जनक कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी इतालवी भाषा की पहली, डिवाइन कॉमेडी है, यह प्रथम पुस्तक है। दाते पोप विरोधी होने के कारण इसे सार्वजनिक रूप से जला दिया गया था, सार्वजनिक रूप से जला दिया गया था। अब पेट्रार्क की बात करेंगे अपन। देखिए सर, दाते हैं, इसकी दूसरी पुस्तक है द मोनार्कियो, ये राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है। इसके अंदर रोमन साम्राज्य पोप विरोधी रचना है, ये रोमन साम्राज्य की पोप विरोधी रचना है। वित्तोनाओ इसकी तीसरी पुस्तक है, प्रेम गीत का संग्रह है। पुनर्जागरण का प्रवर्तक तथा इतालवी काव्य यानी पद कविता का जनक है, ये कौन है, दाते। डिवाइन कॉमेडी है, ये इतालवी भाषा में पहली पुस्तक है। पोप विरोधी होने के कारण इसको सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया गया था साधु, जला दिया गया था, सार्वजनिक रूप से इसको जला दिया गया था। आगे देखिए, पेट्रार्क की बात करें। पेट्रार्क देखिए, पेट्रार्क ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। दाते के बाद में पेट्रार्क की बात करें, मानवता का जनक या पिता इसे कहा जाता है। इन्होंने प्राचीन लेखकों
इनके द्वारा प्राचीन लेखकों जैसे होमर, सिसरो, लिवी के साथ काल्पनिक पत्राचार की, जिनको सामूहिक रूप से फेसिलियर लेटर्स कहा जाता है। इन्होंने अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा जिसे सोनेट कहा गया। सोनेट के अंदर 14 पंक्ति होती है। नेक्स्ट है तीसरा जो है यहाँ पर बोकाशियो। पेट्रार्क का शिष्य था ये, पेट्रार्क का शिष्य था बोकाशियो। इसे इतालवी गद्य का जनक कहते हैं। इतालवी गद्य का जनक कहा जाता है। इसने डेको या डेकामेरॉन नामक 100 कहानियों का संग्रह लिखा। अन्य पुस्तक है जो इसकी है, ये है genealogy of the god Fiametta। चौथे नंबर पे अपन देखिए मैकियावेली है। इसे आधुनिक चाणक्य कहते हैं। फिशर ने इसे सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का इन्हें पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है इनका राजनीतिक विषय पर प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ये है द प्रिंस। कौन सा है? द प्रिंस। पेट्रार्क की अपन बात करें, पेट्रार्क है, इसे मानवता का जनक कहते हैं। प्राचीन लेखकों होमर, सिसरो, लिवी के साथ में इसने काल्पनिक पत्राचार की, जिसको सामयिक रूप से फेसियल लेटर है के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अफ्रीका नामक एक लंबा गीत है ये तैयार किया था जो सोनेट के नाम से जाना जाता है, 14 पंक्तियों वाला। अब देखिए तीसरे नंबर पर बोकाशियो, ये पेट्रार्क का शिष्य था। इसे इतालवी गद्य का जनक कहते हैं, ध्यान में रखना। पद का जनक दाते है, गद्य का जनक बोकाशियो है। इसने डेकोमेरॉन नामक 100 कहानियां लिखी थी, कहानियों का संग्रह लिखा। और इनकी अन्य जो पुस्तकें हैं जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड और दूसरी पुस्तक है फियामेटा। जियोलॉजी ऑफ द गॉड और दूसरी पुस्तक है फियामेटा। अब देखें मैकियावेली, आधुनिक चाणक्य
इसे कहा जाता है। फिशर ने इसको सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता कहा, राजनीतिक विषय ग्रंथ है ये कौन सा है, द प्रिंस है इसका प्रसिद्ध ग्रंथ। और देखिए इसके कौन कौन से ग्रंथ हैं, ये प्रमुख हैं। और अपन ग्रंथ देखेंगे कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं इसके, देखिए सर। मैकियावली के ग्रंथ हैं वो और देख लेते हैं अपन। मैकियावली के ग्रंथ देखिए, अन्य ग्रंथ हैं तो देखिए डिस्कोर्स ऑफ लिवी, दो नंबर पे है आर्ट ऑफ वार, 3 नंबर पे है फ्लोरेंस का इतिहास, 4 नंबर पे है मैंड्रागोला, 4 नंबर पे है आपका मैंड्रागोला। इनका एक कथन है, ये भी प्रमुख कथन है जो मैं आपको बताता हूं। राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं, राजा को जानना चाहिए कि शेर और लोमड़ी का अभिनय कैसे किया जाता है। यानी राजनीति के अंदर नैतिकता का कोई स्थान नहीं बताता है, इसका कथन है, ये देख लेते हैं अपन। कथन है राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं, राजा को शेर और लोमड़ी का अभिनय करना आना चाहिए, शेर व लोमड़ी का अभिनय करना आना चाहिए। ये कथन है, किसका कथन है साहब, मैकियावली का कथन है। तो एक बार देख लेते हैं मैकियावली को, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैकियावली आधुनिक चाणक्य इसे कहा जाता है। द प्रिंस इसकी पुस्तक वो देख ली अपन ने, जो राजनीति की प्रथम पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी। नेक्स्ट है डिस्कोर्स ऑफ लिवी, आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास, मैंड्रागोला। इसका कथन था कि राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं, राजा को शेर व लोमड़ी का अभिनय करना आना चाहिए। ये इसका कथन है साहब, मैकियावली का कथन है। तो ये बात हो गई इटली का जो साहित्य है, ये अपन ने देख लिया। इटली के साहित्य के बाद में अपन बात करेंगे फ्रांस का साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, स्पेन का साहित्य है। नेक्स्ट आगे देखिए आपका है फ्रांस का साहित्य। फ्रांस का साहित्य देख लेते हैं पहले। फ्रांस का साहित्य, फ्रांस का साहित्य, फ्रांस के साहित्य में है रेवेलास है। इसका कथन है रेवेलास का केवल मनुष्य ही हंस सकता है, केवल मनुष्य ही हंस सकता है, ये इसका कथन है रेवेलास का। इसकी जो पुस्तकें वो है, 1 नंबर पे है पेंटा गुएल और है गारगेंतुआ। रेवेलास ने साहित्य का मूल मंत्र दिया,
इसने साहित्य का मूल मंत्र है ये दिया। इसने प्यास है, ये 3 प्रकार की प्यास बताई। एक तो है बौद्धिक, दूसरी है नैतिक और तीसरी है अनुभव की प्यास। बौद्धिक व नैतिक एक ही है, बौद्धिक व नैतिक। दूसरी है अनुभव की प्यास और तीसरी है यथार्थ की प्यास, यथार्थ की प्यास। अब फ्रांस के अंदर 2 नंबर पे देखिए मोंटेन। मोंटेन, इनकी रचनाओं से ही निबंध लेखन की शुरुआत होती है। निबंध लेखन की शुरुआत, निबंध लेखन की क्या होगी, शुरुआत मानी जाती है। कथन है संसार की महानतम बात यह है कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वह अपनी वास्तविकता, वह अपनी वास्तविकता के अनुरूप कैसे बने, कैसे बने। नेक्स्ट है मोंटेन है। मोंटेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है मार्सिग्लियो। मार्सिग्लियो की पुस्तक है, तो देखिए डिफेंडर ऑफ पीस, यानी शांति का रक्षक। इस पुस्तक में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की गई है। इस पुस्तक में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की गई, आलोचना की गई। ये बात हो गई फ्रांस के साहित्य के बारे में। देखिए साहब, रेबेलोस की बात करें, इसका कथन है केवल मनुष्य ही हंस सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। पुस्तकें देखिए पेंटाग्वेल और गारगेंतुआ, ये इनकी क्या है, पुस्तकें हैं। इन्होंने साहित्य के अंदर मूल मंत्र देते हुए प्यास है इसको परिभाषित किया। प्यास इन्होंने 3 प्रकार की बताई। एक तो बौद्धिक व नैतिक प्यास, दूसरा है अनुभव की प्यास और तीसरा है यथार्थ की प्यास। मोंटेन है, इन्होंने निबंध लेखन की शुरुआत की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। इनका कथन था संसार की महानतम बात यह है कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वह अपनी वास्तविकता के अनुरूप कैसे बने। ये कथन किसका है साहब, मोंटेन का कथन है। मोंटेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी कहा जाता है। तीसरा जो है साहित्यकार यहाँ पर है मार्सिग्लियो। इनकी जो पुस्तक है ये डिफेंडर ऑफ पीस है, इसका मतलब है शांति का रक्षक, और इसके अंदर पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप की क्या की गई है, आलोचना की गई है। पोप की आलोचना की गई है डिफेंडर ऑफ पीस के अंदर, ध्यान में रखना है। मार्सिग्लियो की पुस्तक है। तो ये बात हो गया फ्रांस का साहित्य। अब देखिए तीसरे नंबर पे स्पेन का साहित्य। स्पेन, स्पेन देखें साहब, स्पेन साहित्य, स्पेन साहित्य, इसके अंदर है सर्वेंटीज। सर्वेंटीज है
सर्वेंटीज किसकी पुस्तक है? सर्वेंटीज की पुस्तक डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट, इसका कथन है हर कुत्ते का अपना दिन होता है। दूसरा कथन है खीर का प्रमाण खाने से। नेक्स्ट है पुर्तगाल का साहित्य। पुर्तगाल साहित्य की अपन बात करें तो यहाँ का है केमोस, और केमोस ने लुसियाड की रचना करी। लुसियाड पुस्तक की रचना की। वास्को डी गामा इससे प्रभावित होकर भारत की खोज करता है। वास्को डी गामा इससे प्रभावित होकर भारत को खोजता है। भारत को क्या करता है? खोजता है। अब देखिए हॉलैंड, हॉलैंड का साहित्य, हॉलैंड का साहित्य। हॉलैंड में देखिए इरेस्मस है। इरेस्मस को मानववादियों का राजकुमार कहते हैं। मानववादियों का राजकुमार, मानववादियों का राजकुमार है ये इरेस्मस को कहा जाता है। इरेस्मस की जो पुस्तक है इन द प्रेज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा। हिंदी अर्थ होता है मूर्खता की प्रशंसा, मूर्खता की प्रशंसा। इसमें धार्मिक खोखलेपन की मजाक उड़ाई गई है। इस पुस्तक के अंदर धार्मिक खोखलेपन की मजाक उड़ाई गई है इस पुस्तक में। यह पुस्तक अपने समय की सर्वाधिक बिकने वाली, अपने समय की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट है इरेस्मस को यूरोप का विद्वान कहा जाता है। यूरोप का विद्वान कहा जाता है। मार्टिन लूथर से अधिक, मार्टिन लूथर से अधिक नुकसान पोप को इस पुस्तक ने पहुंचाया। इस पुस्तक ने पहुंचाया। दूसरी इनकी पुस्तक है क्लोलो क्विज, और तीसरी पुस्तक है जूलियस का निष्कासन। जूलियस का निष्कासन, जूलियस का निष्कासन। ये कहाँ का साहित्य हो गया साहब? हॉलैंड का साहित्य हो गया। देखिए स्पेन का साहित्य है, इसमें देखिए सर्वेंटीज है, इनकी पुस्तक है डॉन क्विक्सोट। सर्वेंटीज है, इनके दो कथन है, हर कुत्ते का अपना दिन होता है। दूसरा कथन खीर का प्रमाण खाने से है। पुर्तगाल साहित्य में देखिए केमोस है, इनकी पुस्तक है लुसियाड, और इसी पुस्तक से प्रभावित होकर वास्को डी गामा ने कहाँ की खोज करी? भारत की खोज की। अच्छा क्वेश्चन बनता है। हॉलैंड में देखिए, हॉलैंड साहित्य में इरेस्मस है, इसे मानवतावादियों का राजकुमार कहते हैं। इनकी पुस्तक है इन द फ्रेज ऑफ फोली, इससे मूर्खता का प्रतीक। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मूर्खता का प्रतीक।
इसमें धार्मिक खोखलेपन की मजाक उड़ाई गई है। ये अपने समय की बिकने वाली सबसे सर्वाधिक बिकने वाली प्रमुख पुस्तक है। इरेस्मस को यूरोप का विद्वान कहते हैं। मार्टिन लूथर से अधिक नुकसान पोप को पहुंचाने वाली पुस्तक कौन सी है? इन द फ्रेज ऑफ फोली। दूसरी इनकी पुस्तक है क्लोलोक्विज और तीसरी पुस्तक है जूलियस का निष्कासन। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अंग्रेजी साहित्य, कवि चौसर है। इनकी रचना है कैंटरबरी ऑफ टेल्स। इस पुस्तक में इस पुस्तक पर बुकासियो की डेकोमेरॉन का प्रभाव दिखाई देता है। चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहते हैं। चौसर को अंग्रेजी काव्य है इसका क्या कहते हैं? पिता कहा जाता है। चौसर ने लंबी कविताओं के रूप में सोनेट को जन्म दिया। दूसरा जो है ये है सर टॉमस मूर की पुस्तक है यूटोपिया। पुस्तक है इसकी यूटोपिया पुस्तक है। इसमें देखिए, इसमें आयरिश राज्य इसके अंदर यूटोपिया में इसमें आदर्श राज्य वह आदर्श समाज की कल्पना है। वह आदर्श समाज की कल्पना की गई। इस पुस्तक में मूर ने समाज में व्यक्त बुराइयों और आर्थिक दोषों का वर्णन किया है। सामाजिक बुराइयों का वर्णन है, यह इस पुस्तक में मिलता है। तीसरे नंबर पे देखिए फ्रांसीसी बेकन, ये है निबंधकार। फ्रांसीसी बेकन निबंधकार है। इसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहते हैं। आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। दो है। दूसरी पुस्तक है निबंध टू न्यू अटलांटिस। तीसरी पुस्तक है नोवम ऑर्गेनम। चौथा जो यहाँ पर साहित्यकार है ये है विलियम शेक्सपियर। ये महान नाटककार, इसने सुखांत व दुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे।
सुखांत व दुखांत दोनों प्रकार के इसने नाटक लिखे। इसकी रचनाओं में मानव केंद्र बिंदु पर था। रचनाओं में मानव है यह केंद्र बिंदु था। इसने मनुष्य के गुण व दोषों पर प्रभाव डाला। मनुष्य के गुण व दोष पर प्रभाव डाला। इसकी पुस्तक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसकी पुस्तक है रोमियो जूलियट। इसकी पुस्तक है हेमलेट। इसकी पुस्तक है मैकबेथ। इनकी पुस्तक है जूलियस सीजर। इनकी पुस्तक है किंग लियर। इनकी पुस्तक है ओथेलो। इनकी पुस्तक है मिड समर नाइट ड्रीम। मिड समर नाइट ड्रीम्स। मिड समर नाइट ड्रीम्स है, ये भी इनकी पुस्तक है। देखिए अंग्रेजी साहित्य देख रहे हैं, इसमें है कवि चौसर। इनकी रचना है कैंटरबरी ऑफ टेल्स। इस पुस्तक पर बोकासियो की डेकामेरॉन का प्रभाव है। चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। इन्होंने लंबी कविताओं के रूप में सोनेट को जन्म दिया। दूसरा जो कवि है यहाँ पर या साहित्यकार है सर टॉमस मूर। इनकी पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया के अंदर आदर्श राज्य और आदर्श समाज की कल्पना की गई है, सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया गया है। अब तीसरा है साहित्यकार फ्रांसीसी बेकन। इसने ये एक निबंधकार था, आधुनिक विज्ञान का जनक कहते हैं इसे। इसका जनक कहते हैं, आधुनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। इनकी पुस्तक देखिए द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, निमन टू न्यू अटलांटिस और नोवम ऑर्गेनम नामक इनकी क्या है पुस्तकें हैं। अब देखिए विलियम शेक्सपियर है, ये क्या थे, नाटककार थे। इन्होंने सुखांत और दुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे। रचनाओं में मानव केंद्र बिंदु पर था। इनकी मनुष्य के गुण व दोषों का प्रभाव है, इनकी प्रमुख लेखन कला थी। इनकी पुस्तक देखें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, ओथेलो, मिड समर नाइट ड्रीम्स। ये इनकी क्या हैं प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें। इसके बाद में और देखेंगे आप अंग्रेजी साहित्य के अंदर। अंग्रेजी साहित्य है, इसमें देखिए आप एडमंड स्पेंसर 5वें नंबर पे है। एडमंड स्पेंसर, इनकी जो रचना है ये है फेरी क्वीन। 6ठे नंबर पे है जॉन मिल्टन। इनकी जो पुस्तक है ये है पैराडाइज लॉस्ट। 2 नंबर पे है पैराडाइज रिगेंड। ये इनकी पुस्तकें हैं। तो ये बात हो गई पुनर्जागरण के अंदर साहित्य के संदर्भ में। पुनर्जागरण का साहित्य है ये अपन ने देखा है। आने वाली क्लास के अंदर अपन पुनर्जागरण है, इसकी चित्रकला है, मूर्तिकला है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।